बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार कादमी। हुक्मरान जमात के लिए खतरे की घंटी बज गई। BNP मैंगल ग्रुप ने हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदा होने का ऐलान कर दिया। तो एक तरफ तो हुकूमत को अदलिया की जानिब से मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी तरफ सियासी मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। कोरोना की वजह से मुआशी दबाव ने पहले ही हुकूमत को प्रेशराइज कर रखा है। हाँ साहब की हुकूमत जो इत्तेहादियों के बलबूते पर खड़ी है, उसकी एक अहम जमात ने हुकूमत से अलहदगी और दीगर इत्तेहादी जमातों की नाराज़गी ने हाँ साहब का इक़्तिदार ख़तरे में डाल दिया। हुकूमत के अहम इत्तेहादी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ और MQM पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और अब BNP मैंगल ग्रुप ने बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया है। चौधरी परवेज़ लाई और हुकूमत के दरमियान इत्तेहाद के बावजूद ताल्लुकात में सर्द मोहरी किसी से ढकी छुपी नहीं है और अपोजिशन से राब्ते भी सबको मालूम है। BNP मरकज़ में हुकूमत की इत्तेहादी और बलूचिस्तान में अपोजिशन का हिस्सा है। कौमी असम्बली में BNP के 4 अरकान हैं। BNP के सरबराह अख्तर मैंगल ने हुकूमत के साथ अपना इत्तेहाद खत्म करने का बाकायदा ऐलान आज कौमी असम्बली के इजलास में किया और इत्तेहाद से अलग होने की वजूहात भी बताई। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। तो BNP मैंगल ग्रुप ने हुकूमत के साथ अपने तवील रिलेशनशिप और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से खुलकर बता दिया। तो मैंगल ग्रुप की हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी किसी बड़े दचके से कम नहीं। कौमी असम्बली में मुंतखब नशिस्तों की कुल तादाद 342 है और कायदे अवान के लिए सादा अक्सरियत यानी 172 अरकान की हमायत की ज़रूरत होती है। तो BNP ग्रुप के अलग होने से हुक्मरान जमात के पास 173 सीटें रह गई हैं। MQM पाकिस्तान या मुस्लिम लीग नून की अलहदगी से हुकूमत के लिए सादा अक्सरियत बचाना मुश्किल हो सकता है। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की कुल सीटों की तादाद 178 है, जिसमें से PTI के पास 156 नशिस्तें हैं, MQM की 7 और मुस्लिम लीग काफ की 5, जबकि BNP मैंगल ग्रुप की भी 5 सीटें हैं। GDA की 3 नशिस्तें हैं। तो मैंगल ग्रुप ने अभी तक अपोजिशन के साथ बैठने का ऐलान नहीं किया, लेकिन अपोजिशन के साथ उनके राब्ते काफ़ी अरसे से जारी है। ज़राए का दावा ये है कि BNP मैंगल का हुकूमती इत्तेहाद में वापस आने का कोई इरादा नहीं। हुकूमत की जानिब से BNP को वापस लाने के लिए एफर्ट्स की जा रही हैं और इससे पिछले दौर में जब BNP मैंगल ग्रुप नाराज़ हुआ था तो जहांगीर तरीन BNP मैंगल ग्रुप को मनाने के लिए पहुंचे थे। तो मुस्लिम लीग काफ और MQM के बारे में ये तासुर है कि हुकूमत से नाला है, उनसे भी जहांगीर तरीन मुज़ाकरात करते रहे। लेकिन अहम बात यह है कि अब जब हुकूमती इत्तेहाद की या हुकूमती हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें नाराज़ हो रही हैं तो जहांगीर तरीन मौजूद नहीं है, बल्कि जहांगीर तरीन लंदन में मौजूद है, जहाँ उनके बारे में इतलात ये है कि वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। अब MQM और मुस्लिम लीग काफ के बारे में ये भी तासुर है कि वह हुकूमत से नाराज़ जरूर है, लेकिन हुकूमत के साथ इत्तेहाद ना उनकी मर्जी से हुआ है, ना अलहदगी उनकी मर्जी से होगी। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी नाराज़ होकर मुस्तफ़ी हो चुके हैं। तो सूरत हाल का अगर बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाए तो इन हालात में हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात का इत्तेहाद से अलग होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कोरोना की वबा की वजह से हुकूमत को जो मोहलत मिलनी थी, शायद अब वो मोहलत ख़त्म होने के करीब आ गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में एक और ड्रामाई मोड़। काजी फाइज ईसा की अहलिया जायदादों की तफसीलात और ज़राए बताने पर तैयार हो गई। तफसीलात वीडियो लिंक के जरिए बताई जाएंगी। काजी फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा अचानक अदालत पहुंचे और उन्होंने अदालत को अहलिया का बयान रिकॉर्ड कराने की इस्तदा की। जस्टिस उमर ता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी फुल बेंच जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के खिलाफ रेफरेंस से मुतल्लिक़ दरखास्तों की समाअत कर रहा है। हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोज़ नसीम ने आज अपने दलाइल में कहा कि उन्होंने अदालत के एक सवाल पर सदर ममलकत और वज़ीर आज़म से मुशावरत की है। वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि उन्हें अदलिया का बड़ा एहतराम है, हमें मामला FBR को भेजने पर कोई एतराज़ नहीं। दरख्वास्त गुजार जज और अहलिया FBR के साथ तावन करें और FBR 2 माह में फैसला कर ले। वज़ीर आज़म ने कहा कि लंदन में मेरी एक भी प्रॉपर्टी निकले तो उसे जब्त कर लिया जाए, उसकी रकम कौमी खजाने में डाल दे, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए
कि जज ने अपने जवाब में ये नहीं कहा कि लंदन में जायदादें वजीर आजम की हैं। उन्होंने वेबसाइट के हवाले से बात की है। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। फरोग नसीम के दलाइल के दौरान अदालती इजाजत मिलने पर जस्टिस काजी फायज ने कहा कि हुकूमत ने अदालती तजवीज़ से इत्तफाक किया है, मुझे इस पर जवाब देना है। ये सिर्फ काजी फायज का मुकदमा नहीं, ये हम सब का मुकदमा है। इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जजेस मुझे बचाना चाहते हैं, मेरे और मेरे अहलखाना के साथ क्या हुआ इस पे नहीं जाना चाहता। रेफरेंस से पहले मेरे खिलाफ खबरें चलाई गई, हुकूमत की जानिब से ताखीर से जवाब जमा कराए गए। जुडिशल काउंसिल ने एक बार भी मुझे नहीं बुलाया और मेरा मौक़िफ़ नहीं सुना। अगर जज बनने का अहल नहीं हूँ तो आज ही घर भेज दिया जाए। साबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साथी जजेस ने दरख्वास्त तैयार करने में मदद की। मैं इल्तिजा करता हूँ कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। काजी फाइज ने कहा कि हुकूमती वकील कहते हैं कि मनी ट्रेल आज बता दें या कल बता दें। पहले इन्होंने तस्लीम किया कि वो इन जायदादों से आगाह है, तस्लीम किया कि जायदादें मेरी अहलिया और बच्चों की है। जायदादों को छुपाने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं किएगी। कहा गया कि कौंसल किसी शख्स की अहलिया को बुला सकती है। तो जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि मेरी अहलिया को इस रेफरेंस की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है। मेरी अहलिया वीडियो लिंक के जरिए अदालत में मौक़िफ़ पेश करना चाहती हैं। वो कहती है कि वो FBI को कुछ नहीं बताएंगी। अहलिया कहती है कि FBI ने उनकी तजलील की है। अदालत मेरी अहलिया को वीडियो लिंक के जरिए मौक़िफ़ पेश करने का मौका दे, जिस पर हुकूमती वकील का कहना था कि उन्होंने कभी भी मौजूद जज के बारे में मनफी सोच नहीं रखी। जज साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, अगर मुनासिब जवाब देते हैं तो मामला ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस उमर अता बदियाल ने रिमार्क दिए कि जस्टिस काजी फाइजा की अहलिया का बयान बड़ा अहम होगा। अगर अहलिया जवाब दे देती हैं तो सारा अमल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हमारी दरख्वास्त ये है कि वो तहरीरी जवाब दाखिल करके मौक़िफ़ दें। तहरीरी जवाब आने के बाद मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस काजी फाइजा ने कहा कि मेरी अहलिया वकील नहीं है, उन्हें किसी वकील की मावनत नहीं होगी, वो तहरीरी जवाब जमा कराने की पोजीशन में नहीं है। अहलिया ये कहती है कि काउंट बताने पर हुकूमत इसमें पैसा डालकर नया रेफरेंस ना बना दे तो अहलिया का मौक़िफ़ सुनकर जितने मर्जी सवाल कर लें। जस्टिस काजी फाइजा ने कहा कि अहलिया के मौक़िफ़ के बाद मैं अपनी दरख्वास्त पर मुकदमा लड़ूंगा, मुनाफिक नहीं हूँ, जो कहता हूँ सच कहता हूँ। मैंने इस रेफरेंस को बर्दाश्त किया। हर दिन इस मामले पर टीवी चैनल पर बहस की गई। इस मामले पर सदर मुमलिकत ने ईवान सदर में बैठकर 3 इंटरव्यू दिए। शहजाद अकबर, फरोग नसीम, साबिक अटॉर्नी जनरल ने एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों ने एक दूसरे को झूठा करार दिया। मैंने हुकूमती ऑफर कबूल नहीं की। हुकूमती वकील ने कहा था कि FBI वाले जज साहब से डरते हैं। FBI ने फैसला हमारे हक में दिया तो फिर भी यही कहा जाएगा। फाजल बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बदियाल ने जस्टिस काजी फैसल से कहा, जज साहब हम आपका एहतराम करते हैं, आप तशरीफ रखें। 9 माह में हमने भी केस की तैयारी की है, इसीलिए कहते हैं कि रेफरेंस में नकाइस है। हम इस केस को FBI को भेज रहे हैं। और इसी हवाले से गुफ्तगू करें शहजाद अकबर। कल एक डॉक्यूमेंट भी ज़ेर गर्दिश रहा जिसमें बहुत से हुकूमती अरकान के हवाले से ये क्लेम किया गया कि उनकी भी लंदन में जायदादें मौजूद हैं। ये डॉक्यूमेंट क्या था और इस पर क्या हुआ, अरशद शरीफ इस पर बात करें शहजाद अकबर से। वॉच दिस। अब ये शहजाद अकबर के नाम पे 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अटैच्ड एज डी है। तो हमें तो जो शहजाद अकबर साहब प्रोग्राम में आके बताते रहे कि यार ये वास्केट मैंने ली है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सूट में आप करते रहते हैं और 2 वास्केट्स में करते रहते हैं। ये लंदन की 5 प्रॉपर्टीज़ ये आपकी हैं या ये कोई और शहजाद अकबर साहब हैं? जी अर्शद साहब, वैसे तो चूँकि ये मैटर इस वक्त सब जुडिस है और इसमें जितनी अभी तक प्रोसीडिंग्स हुई हैं मैंने कभी भी इनके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन आज जो ये CM फाइल हुई है और चूँकि उस CM को फाइल होने के ऊपर भी शायद मैं कमेंट ना करता, लेकिन चूँकि अभी मुख्तलिफ अखबारात के अंदर ये चीज़ लग भी गई है तो इसलिए बड़ा जरूरी है। सर मैं केस पे बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो शहजाद अकबर जिसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये बैरिस्टर शहजाद अकबर जो मामले खसूसी हैं वही हैं, और क्या आपकी 5 प्रॉपर्टीज UK में हैं? नहीं, 5 तो शायद मेरी पाकिस्तान में भी ना हो, 5 UK में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चूँकि 192.com की मिसाल हमने अपने पिटिशन में दी हुई थी तो उसके ऊपर जो इसमें पिटिशनर हैं उन्होंने मुख्तलिफ नाम जेनेरिकली डाल के उसके अंदर से जो भी वो रिजल्ट निकलता है
उसको वो पेश कर देते हैं ऐसे करके जैसे इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले तो मैं कैटेगोरिकल आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ, और ये वो मरियम सफदर वाली स्टेटमेंट नहीं है कि मेरी तो कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी लंदन में कोई प्रॉपर्टी है, यूके में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये जेनेरिक नाम डाला गया शहजाद अकबर का। इसी तरह से इसे कहते हैं कि जैसे को तैसा, यानी जैसा मुंह वैसा थप्पड़। चले थे काजी फाइजा की जायदाद को गूगल से निकालने, तो अब इनकी अपनी जायदादें में निकल आई, तो सफाइयां देते फिर रहे हैं। जिन्होंने ये दावा किया था कि जस्टिस काजी फाइजा की जायदादें हैं, उन्होंने जासूसी से नहीं बल्कि गूगल से सर्च करके सुराग लगाया है। तो उनके जवाब में एक डॉक्यूमेंट सामने आया है, और ये डॉक्यूमेंट भी गूगल सर्च करके निकाला गया है। तो इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, शहजाद अकबर, उस्मान डार, डॉक्टर फरदौस आशिक, कई लोगों के नाम प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, जिसके जवाब में अब इन्हें वजाहतें देना पड़ रही हैं कि हमारी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। तो इस बात पर कौन यकीन करेगा कि शहजाद अकबर की बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, जबकि उनकी शौहरियत पर सवाल है, उनकी नेशनलिटी के बारे में नहीं पता, उनके बच्चों की नेशनलिटी के बारे में भी सवाल उठाए गए हैं। तो उन्होंने अपने एहसासों की तफसीलात तक हुकूमत पाकिस्तान में अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक जमा नहीं कराई। 3-4 जो हुकूमती मुशीर हैं उन्होंने जमा करा दी हैं, लेकिन शहजाद अकबर के बारे में अभी तक ये नहीं पता कि उन्होंने तफसीलात जमा कराई हैं या नहीं कराई। इससे कतई नज़र कि ये दस्तावेज़ात दुरुस्त है या गलत है, ये बात तो समझ में आ रही है कि महज मफरूज़े और कच्ची पक्की मालूमात की बुनियाद पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिसका मकसद जुर्म साबित करना या उसे कानून के दायरा कार में लाने से ज़्यादा ज़ाती रंजिश या सियासी पॉइंट्स को से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। तो नवाज शरीफ केस में भी ऐसे ही डॉक्यूमेंट से संदूक भरे गए थे, इसीलिए तो आज तक पब्लिक नहीं हुए। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे देखती आंखों सुनते कानों, तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए। तारिक अजीज़ बहुत ही हमारे दिल के करीब शख्सियत थे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ उनकी यादें, कुछ उनकी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा और भी हम मौज़ूआत हैं कोरोना के हवाले से भी, वो भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ लॉकडाउन है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो उस पर बात करते हैं। इसके अलावा और भी अहम खबर है भारत और चाइना की लड़ाई के हवाले से। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। यूं सबा की न हो रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंसे गलत, खार गलत, एक दरिया है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत, वार गलत, वक्त उलट दे न बिसाते हस्ती, चाल हम चलते हैं हर बार गलत। किताब ज़िंदगी का बाब ख़त्म हुआ, एक अजाब ख़त्म हुआ। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम कहने वाले तारिक अजीज़ अब हम में नहीं रहे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा परफॉर्मर, दानश्वर, शायर, अदाकार, अदीब और इंसान दोस्त तारिक अजीज़ कई दहाइयों पर मुश्तमिल कामयाब सफ़र के बाद अब अपने खालिक हकीकी के पास जा पहुँचे। 70 की दहाई से लेकर आज से चंद साल कबल तक तारिक अजीज़ ने फ़नी दुनिया में, फ़न और सकाफ़त में राज किया है। पाकिस्तान के सबसे कामयाब कंपेयर में शामिल हैं। अदाकारी और शायरी के अलावा सियासत के खारजार में भी उन्होंने काम किया और MNA रहे। तारिक अजीज़ 28 अप्रैल 1936 को जलंधर में पैदा हुए। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशा ज़िंदगी का आगाज़ किया। 40 साल तक प्रोग्राम नीलाम घर की मेज़बानी करते रहे। उन्होंने नीलाम घर से आलमी शोहरत पाई, कई साल तक इस प्रोग्राम की मेज़बानी की। पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले न्यूज़ कास्टर होने का आज़ाद भी उनके पास है। उन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए, वो फिल्म साज भी रहे, मुसन्नफ़ भी रहे। 1967 में इनकी पहली फिल्म इंसानियत रिलीज़ हुई। सालगिरह, कसम उस वक्त की, कटारी, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, हार गया इंसान और कई फिल्मों में उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। तारिक अजीज़ एक हमजह शख्सियत के मालिक थे। उर्दू और पंजाबी में शायरी उन्होंने बहुत की। उनकी खिदमात के एतराफ़ में बहुत मरतबा उन्हें बहुत से अवार्ड दिए गए। तमगा हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया। 1997 में रुकने कौमी असम्बली में रहे।
ज़िया मोइनुद्दीन, तारिक अजीज़, मोइन अख्तर और दिलदार परवेज़ भट्टी ये अपने अपने अंदाज के कामयाब तरीन लोग थे, लेकिन तारिक अजीज़ इन सब में मुमताज़ और मुनफरद थे। उनकी शख्सियत, उनका किरदार और गैर मामूली याददाश्त ने उनको मुनफरद मकाम अता कर रखा था। हमारी कम अज़ कम 3 नस्लें तारिक अजीज़ को देख और सुनकर जवान हुई। बकौल शख्स, बकौल मुस्तनसर हुसैन ताड़र, इशफाक अहमद टीवी के सबसे कामयाब और बड़े लिखारी, कवी खान सबसे बड़े अदाकार, और निसार हुसैन और यावर हयात और कमर आफ्ताब ये सबसे बड़े डायरेक्टर, और तारिक अजीज़ सबसे बड़े परफॉर्मर या कंपेयर माने जा सकते हैं। तो पाकिस्तान टीवी से वाबस्ता जिन शख्सियात ने लोगों के दिलों पर राज किया और लोगों ने उनको सुनने और देखने के लिए इंतज़ार किया, लोग जिनसे इंस्पायर हुए, उनमें से तारिक अजीज़ एक हैं। और नीलामगर उनका सबसे मकबूल और मुनफरद शो था जो कि कई 4 दहाइयों पे मुश्तमिल था। अपने मुनफरद स्टाइल और सलूब की बुनियाद पर वो अपनी एक अलग पहचान रखते थे। मेरी उनसे बहुत सी मुलाकातें रही हैं और चंद एक मुलाकातें बहुत यादगार थी। हमने बहुत दफ़ा स्टेज भी शेयर किया और बच्चों का एक फंक्शन था, सालाना जो तकरीब होती है, मैं और तारिक अजीज़ साथ बैठे थे। तो इतने बड़े आदमी जो कि नीलामगर करते थे और टेलीविज़न और अदाकारी के बावजूद जब वो बच्चों की इस तकरीब में खिताब करने गए तो उनके हाथ लर्ज रहे थे, बीमारी की वजह से नहीं, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, और नर्वस नजर आते थे। तो हमेशा वो कोई भी अपनी जब भी परफॉर्म करते थे तो उससे पहले एक नर्वसनेस उन पर हमेशा तारी रहती थी, जिसे वो वार्म अप होने का नाम देते थे। और मैंने उनसे पूछा कि तारिक साहब, आप तो अल्फाज के बाजीगर हैं, आपके आगे लफ्ज़ों की क्या कमी? तो कहने लगे, फिर भी जब भी स्टेज पर चढ़ता हूँ, जब भी लोगों से बात करता हूँ तो लगता है पहली बार बात कर रहा हूँ, और बच्चों से बात करना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों के लेवल पे जाना, बच्चों को समझाना एक बहुत बड़ा काम है। तो जितने बड़े आदमी थे उतने ही डाउन टू अर्थ थे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो 3-4 लोग देख रखे हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर भी हूँ, जिनमें एक तारिक अजीज़ साहब हैं, इसके अलावा मुनीर नियाज़ी और गुलाम अली तो ज़िंदा है, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। तो ऐसे बहुत से लोग ज़िंदा हैं जो कि बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन हमने उनकी कदर नहीं की। तारिक अजीज़ बहुत मुनकसर मिजाज और डाउन टू अर्थ आदमी थे, कभी भी उन्होंने ख़ुद को दानिश्वर नहीं कहा। और मैं तो बहुत सी उनकी बातें मैं समझता हूँ कि वो ऐसी करते थे जिससे मुझे कभी कभी लगता था कि वो सूफ़ी हैं या मार्फत का मुकाम रखते हैं जो उन पर नाज़िल होती हैं। अफसोस की बात यह है कि तारिक अजीज़ जैसे लोगों के बारे में हमें उस वक्त पता चलता है जब वो दुनिया में नहीं रहते। पिछले दिनों डॉक्टर उमर सजाद का इंतकाल हुआ। वो अदब और तहकीक में एक बहुत बड़ा नाम था, रेडियो टेलीविज़न पर उनके बेशुमार यादगार ड्रामे थे और ख़ुद बहुत बड़े परफॉर्मर थे और अपनी अदाकारी से लोगों पर फ़ख्र तारी करते। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि बड़े बड़े लोग जो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछता नहीं, उनका कोई परेशान हाल नहीं। जैसे मैंने भी गुलाम अली साहब का जिक्र किया, इस तरह के मुस्तनसर हुसैन ताड़र, अनवर मकसूद, बेशुमार दानिश्वर मौजूद है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं ना जो हमें दुनिया से छोड़ गए, इशफाक अहमद, बानो कुदसिया और तालब जोरी, इसरार अहमद, ये वो दानिश्वर है जिनकी आज भी कौम को ज़रूरत है। तो तारिक अजीज़ अब हम में नहीं रहे, लेकिन जो लोग अब हमें मौजूद है, तालब जोरी साहब जिंदा, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सी नाबगाए रोज़गार शख्सियात अब भी हमारे दरमियान मौजूद है। हमें इन जैसे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब ये दुनिया में नहीं रहते तो फिर हमें पता चलता है कि हमने कितनी कीमती चीज़ जो है वो खो दी है। जिस तरह आज तारिक अजीज़ की मौत से मुझे ये तकलीफ़ हो रही है कि काश आखिरी वक्त में उनके साथ होता या उनसे कुछ उनकी मालूमात से इस्तिफ़ादा से करता। एक किताब वो लिख रहे थे, फुटपाथ से पार्लियामेंट तक, और यही उनकी एक बायोग्राफ़ी थी जो मुकम्मल नहीं हो सकी। वो जो मुझे मालूमात हैं कि काफ़ी हद तक ये किताब उन्होंने लिख दी थी, लेकिन शायद अभी कुछ आखिरी मरहले बाकी थे कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हार्ट अटैक की वजह से आज सुबह उनका इंतकाल हुआ। अभी उन्होंने आखिरी जो ट्वीट किया था वो कोरोना के हवाले से किया था, और अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं देखें, और उस ट्वीट में ये लिखा है कि वो पुराना वक्त न जाने कब लौट के आता है। अब तो हम बिस्तर पर लेट गए हैं, अब नकलो हरकत, आज़ादी, हर चीज़ महदूद हो गई है। तो लगता है कि वक्त थम गया, रवा दवा ज़िंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि नकलो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत है। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती।
तो तारक अजीज साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ ज़रूर कीजिए। शो मस्ट गोज़ ऑन और आगे बढ़ते हैं। इरशाद भट्टी गुफ्तगू कर रहे हैं। कल डॉक्टर यास्मीन राशन ने कौम को जाहिल कहा, आज सुना है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन उनकी माफ़ी से बात ख़त्म नहीं हुई। कुछ और लोग उनको एडवोकेट कर रहे हैं। इरशाद भट्टी ने तज़किया दिया रिपोर्ट कार्ड में, सुनते हैं कि वो कौम को जाहिल कहने पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जैसी कौम वैसे हुक्मरान, मतलब जैसी रूहें वैसे फरिश्ते, मतलब जैसी मुंह वैसी चपेड़, मतलब जैसा थोबड़ा वैसा थप्पड़। तो ये भी है, बिल्कुल सही फरमा रही हैं यास्मीन राशिद साहबा, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। शायद ही कोई कौम इतनी जाहिल हो जितने जाहिल हम हैं, बिलाशुबा। कित्थे जे करोना, ओए करोना ते डॉलर लैंड दा बहाना जे, करोना ते अमरीका इसराइल दी साजिश जे। करोना कोई हथ मिलान नाल थोड़ा फैलदा है, करोना बा जमात नमाज नाल थोड़ा फैलदा है। शायद ही कोई कौम इतनी जखीरा अंदोज हो जितनी हम हैं। कोरोना टीके से सना मक्की तक, मास्क के सैनिटाइजर तक, ऑक्सीजन सिलेंडर से कोनैन दवाई तक, कुछ नहीं मैडम शेख मिल रहा मुझे इस्लामाबाद पिंडी में। शायद ही कोई कौम इतनी झूठी हो, इतनी मिलावट पसंद हो, इतनी बेईमान हो, इतनी ज़ईफ़ुल इत्काद हो, इतनी महंगाई पसंद हो, इतनी नज़्मो ज़ब्त से आरी हो, इतनी बेहतियाती हो और इतनी दो नंबर हो जितनी कौम मैं, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, जितनी मेरी कौम है। अक्सरियत मैडम शेख ऐसी है, अकलियत अभी भी बहुत सारे लोग अच्छे होंगे और वो होंगे, लेकिन हम गोदाम भर कर छतों पर अजाने देने वाले हैं। हम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीनों में हम महंगाइयाँ करते हैं, अंतड़ियों का घी बनाते हैं। ज़ैनब हमसे महफूज नहीं है। हम 2-2 साल की बच्चियों की इज्जतें रमज़ान में लूटते हैं। हम ये यास्मीन राशिद साहब थोड़ा का है, मगर ये सच है मैडम शेख, आखिरी बात ये सच है। शायद ही कोई कौम ऐसी बदनसीब हो, बदकिस्मत हो, जिसे इस तरह के हुक्मरान मिले हों। पिछलों को छोड़ें, कौम तब्दीली के लिए मैडम शेख निकली थी, तब्दीली आई तो हमारे जिस कौम के दानिश्वर ऐसे हों, हुक्मरान ऐसे हों, तो फिर उस कौम को जाहिल का खिताब नहीं मिलेगा तो और क्या होगा। जो लोग अवाम को जाहिल करार देने पर बज़िद हैं, मेरे नज़दीक वो ये साबित करना चाहते हैं कि अवाम जाहिल ना होते तो तब्दीली के ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगते। अहल क़यादत को छोड़कर नहलों के पीछे लगने वालों पर अगर जाहिल होने का लेबल लगता है तो बात समझ में आती है, लेकिन मेरे नज़दीक बात जहालत से भी कहीं आगे निकल गई है। अजीब व गरीब मखलूक होने का खिताब दिया गया, यानी यही वो लोग थे जो कभी लाहौरियों को कहते थे वो खोते का गोश्त खाते हैं, यानी गधे का गोश्त खाने का इल्ज़ाम लगाते थे, और अब उन्हें जहालत के खिताब देते हैं। जब कौम की तकदीर खिलाड़ियों के हाथ में आ जाए, मिजाज निगार और जुगतबाज कौम के दानश्वर बन जाए, सरकारी दरबारी और खुशामदी माहौल हावी हो जाए, जुमलेबाजों और रंगबाजों का अंसर नुमाया हो, संजीदगी की जगह गैर संजीदगी और ख़ुद को लान तान करना दानश्वरी समझा जाए, जाहिल कहलवाने पर फ़ख्र किया जाए, इस्लाह करने की बजाय मातम करने पर जोर दिया जाए और तासब के चश्मे से हालात को परखें और महज जोर बयान के लिए दलाइल दें और ख़ुद बेअमल रहें, तो फिर यही कुछ होगा। अगर हम जाहिल हैं या कौम जाहिल है तो फिर रोना किस बात का है। फिर अपना मुकाबला आप दूसरी कौमों से क्यों करते हैं। हम ये मानकर जिंदा क्यों नहीं रह सकते कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं, किसी के कहने से ना बदले हैं न बदलेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज गुफ्तगू कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड में, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। कुछ अहम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, क्या जवाब देते हैं वज़ीर इत्तलात साहब। देखिए, ह्यूमनिस्ट हमसे ज़्यादा ह्यूमनिस्ट अप्रोच है ही नहीं। हमने ही तो इस वजह से ही तो लॉकडाउन नहीं छोड़ा है कि जो डेली वेजर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, ये तो जो आपको नज़र आ रहे हैं खुर्रम दस्तगीर और इनके जो लीडरान हैं, ये तो एवन फील्ड में बैठ के और अपनी तमाम तर जो इनके जो वसाइल उन्होंने इस मुल्क से ले गए हैं तो उसकी बुनियाद पर रह रहे हैं। ये तो उसका सोचते ही नहीं है। हमारा तो ह्यूमनिस्ट अप्रोच है कि हमने सिर्फ ये सारी स्ट्रैटेजी मुल्क की इकोनॉमी, जिसकी वजह से कि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हमारी मेजॉरिटी हमारी गरीब लोग हैं, उनका कोई डेली कारोबार बन सके। ये मुझे बताएं, ये कैसे सस्टेनेबल हो सकता है।
ये न्यूजीलैंड की मिसाल देते हैं। न्यूजीलैंड पूरा उसका मुल्क का रकबा देखें और उसकी पॉपुलेशन लाहौर से ज्यादा नहीं है। मुझे याद है मैंने काफी अर्सा पहले पढ़ा था, उसमें दुम्बे इंसानों से ज्यादा हैं। Exactly. तो इंसान इतने कम है, तो ये अपना एक तो जोग्राफिया ठीक करें, अपनी मालूमात ठीक करें। वियतनाम इज ऑल्सो देखिए ये डिसिप्लिन। वियतनाम इज अ बेटर एग्जांपल। देखिए हर मुल्क की अपनी होती है ना, उनकी अब एक्सपोर्ट्स भी 216 अरब डॉलर की है, हमारी जो है तो बड़ी मुश्किल से, जो कि जिस तरह के हम देखते आए हैं 20 से 24 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है। अब देखना यह है कि जो ह्यूमनिस्ट है, मैं ये समझता हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से ज्यादा ह्यूमनिस्ट नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो को क्या पता है कि गुर्बत क्या होती है? उसने कभी गुर्बत को करीब से भी देखा? इमरान खान साहब ने देखा? इमरान खान साहब एक गलियों कूचों में वो घूमा है जनाब, एक गली कूचों में, पहाड़ों में, इस पूरे मुल्क के तूल और अर्ज में वो घूमा है, ठीक है ना। वो जितना, अगर ऐसा ना होता तो वो आज गरीबों की बात ना कर रहा होता। इमरान जमात को गरीबों का इतना ख्याल है कि गुर्बत में मुसलसल इजाफा करते चले जा रहे हैं। खते गुर्बत से नीचे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो जिन्हें गुर्बत ख़त्म करना थी वो तो गुर्बत में इजाफा कर रहे हैं। महंगाई 3% से उठाकर 13.5% पर ले गए। और गरीबों की बुनियादी ज़रूरियात 3-4 ज़रूरत होती है गरीबों की, आटा, चीनी, दालें, सब्ज़ी और घी। इसमें से कौन सी एक चीज़ भी बता दें जो सस्ते दामों में मिल रही है? 40 रुपये किलो वाला आटा 55 रुपये पर पहुंच गया है। चीनी 55 रुपये से 85 रुपये पर चली गई है। कोई दाल ऐसी नहीं जो 100 रुपये किलो से सस्ती हो। बिजली, गैस, तालीम और सेहत की बात तो छोड़ दें, तो गरीबों से हमदर्दी होती तो गुर्बत ख़त्म की जाती। पनाह घरों और लंगर खानों की बजाय कारखाने लगाए जाते, रोज़गार के मौके बढ़ाए जाते। तो जो ये समझते हैं कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को पैसे देकर मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जा सकता है, उनसे और क्या तवक्को की जा सकती है? ज़रूरी नहीं कि गरीबों में रहने वालों को गरीबों का एहसास हो। गरीब का एहसास हर कोई कर सकता है। लॉकडाउन खोलना हुकूमत की मजबूरी है क्योंकि मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है और बिल गरीबों के नाम पे फाड़ा जा रहा है। तो खान साहब अगर गरीबों के हमदर्द हैं, जो मेरा ख्याल है, तो फिर उन्हें पहला काम गुर्बत दूर करना चाहिए। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर मोदी जी कहाँ चले गए। चीन ने भारत के 20 फौजी मार दिए, उसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि मोदी जी कहाँ गए। एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपसे इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था, फिर तकसीम हुई और वो भारत रह गया। आसपास के ममालिक पर एक ज़माने में हिंदुस्तान ने बड़ी धाक बता रखी थी। जब भारत बना तो भी लोग बहुत बड़ा मुल्क उसको मानते थे, अब भी मानते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने भारत का ये भरम भी गवा दिया। अब हालत ये कि आगे कुआं पीछे गाय। जब से चीन ने भारत के 20 फौजी मारे हैं, नरेंद्र मोदी को चुप लग गई है। हिंदुस्तानी अवाम अपने लीडर को तलाश कर रहे हैं कि मोदी जी कुछ तो बोलें, चीन ने हमें क्यों मारा। मोदी जी ने भारतीय अवाम पर अपनी पहलवानी की धाक बिठा रखी थी, यानी भारतीय अवाम समझते थे कि मोदी बहुत ताकतवर आदमी है। बीजेपी के हॉक्सस नहत्ते लोगों को गलियों मोहल्लों में मारते पीटते दिखाई देते थे, लेकिन ज़रा सा ताकतवर सामने आया है तो पहलवानी का सारा भेद खुल गया है। पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़कर बयान करने वाले भारतीय लीडर, वो राज सिंह हो, मोदी हो या फिर उनके वो जो मुशीर है सिक्योरिटी के वो हो, सबको चुपका सांप सूंघा हुआ है। चीन से इस रद्द-ए-अमल की तवक्को भारत को नहीं थी कि वो उसके फौजी मार देगा, क्योंकि चीन के बारे में कहा जाता है कि वो जंग लड़ने के हक में नहीं है और एक सड़क बनाने के तराजे पर चीन मरने मारने पर तुम गया है। अब भारतीय क़यादत सुलह की बात कर रही है, मज़ाकरात की ऑफर दे रही है, लेकिन अपोजिशन मोदी को ढूंढ रही है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके पूछा कि मोदी जी कहाँ छुप कर बैठे हुए हैं। तो मोदी जी के हालिया चंद वर्षों में किए गए इक़दामात के अब भयानक नताइज सामने आ रहे हैं। और तो और नेपाल और मालदीव जैसे छोटे मुल्क भी भारत को आंखें दिखा रहे हैं। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश में जितना भारत का सराउंडिंग एरिया है, किसी एक के साथ भारत के ताल्लुकात अब अच्छे नज़र नहीं आते। पाकिस्तान से तो खैर कभी रहे नहीं, जो भारत के साथ मामला को हमेशा बातचीत या मुज़ाकरा से हल करने का ख्वाह रहा है। कश्मीर का स्टेटस बदलने पर
अगर पाकिस्तान ने इसी तरह का रिएक्ट किया होता जिस तरह चीन ने किया है तो मुझे यकीन है कि मोदी की अकल ठिकाने आ चुकी होती। तो चीन और भारत के तनाज़े पर और भी देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो शाहजेब खानजादा का एक तजिया मैं वो चाहता हूँ कि वो भी आप देख लें। कशीदा हैं। भारत और चीन के ताल्लुकात अब बदतरीन सतह पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और भारत में सिफारती कशीदगी उरूज पर है, जबकि भारत और नेपाल के ताल्लुकात भी खराब हो गए हैं। भारत के बांग्लादेश के साथ भी मामलात अच्छे नहीं हैं। मगर सबसे संगीन तनाज़ा भारत और चीन के दरमियान है, जहां 1975 के बाद यानी 45 साल में पहली दफा सरहद पर लड़ाई में कोई हलाकत हुई है, जिसके बाद कशीदगी उरूज पर है और पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों मुमालिक पर लगी हुई हैं, क्योंकि दोनों मुमालिक एटमी हथियारों से लेस हैं। इन दोनों मुमालिक में तकरीबन 2.5 अरब लोग रहते हैं और अगर दोनों मुमालिक जंग की तरफ बढ़ते हैं तो पूरे खित्ते में तबाही फैल जाएगी, दुनिया खतरे में पड़ जाएगी और खित्ते के दीगर मुमालिक भी इसके असरात से महफूज नहीं रहेंगे। सबसे ज्यादा नुकसान खुद भारत को होगा, क्योंकि भारत की मुआशी और जंगी ताकत चीन से कई गुना कम है। भारतीय मईशत 2,700 अरब डॉलर्स की है, जबकि चीनी मईशत उससे 5 गुना ज्यादा बड़ी है। 13,600 अरब डॉलर्स की चीनी मईशत है। इसी तरह भारतीय दिफा पर सिर्फ 71 अरब डॉलर्स खर्च करता है, जबकि चीन 4 गुना ज्यादा यानी 261 अरब डॉलर्स करता है। भारतीय मईशत को देखते हुए 71 अरब डॉलर्स भी बहुत ज्यादा है, मगर चीन से ये बहुत कम है। इससे पहले चीन और भारत के दरमियान 19 और अब कोरोना के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में कई इलाके लॉकडाउन कर दिए गए हैं। लाहौर के तकरीबन 66 इलाके मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। कराची में शर्की गरबी और ज़िला कुरंगी की 43 यूसीज़ को सील करने की तजवीज़ है, जबकि पाकिस्तान भर के सिलेक्टेड एरियाज़ में 2 हफ्तों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। दुकानें, कारोबार और दीगर सरगर्मियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। गलियों और बाज़ारों को बड़े बड़े बैनर्स लगाकर लोगों की आमदो रफ्त रोक दी गई है। लाहौर में जिन इलाकों को रेड जोन करार देकर बंद किया गया है उनमें रामनगर की इस्लाम स्ट्रीट, बलाल पार्क, इकरा स्कूल स्ट्रीट, रामनगर की गली नंबर 10, गली नंबर 3, गली नंबर 13, गली नंबर 23, किला गुजर सिंह की अब्दुल करीम रोड, उस्मानिया कॉलोनी, रायल पार्क, करीम पार्क ब्लॉक नंबर 2, 3, 4, अमीन पार्क की गली नंबर 1, ताजपुरा की गली नंबर 4, निज़ामाबाद ई ब्लॉक की गली नंबर 1, ताजपुरा शालम कॉलोनी की गली नंबर 2, अली मोहम्मद पार्क की गली नंबर 3 सील कर दी गई है। मोहल्ला गोलबाग शादबाग की गली नंबर 2, बेगम कोट शमा कॉलोनी गली नंबर 4, बारादरी मासूम शाह रोड की गली नंबर 2 सील कर दी गई है। जौहर टाउन ब्लॉक बी, F2, J2, ब्लॉक G3, कनाल व्यू सोसाइटी के ब्लॉक बी, बॉबडा टाउन का ब्लॉक F, ब्लॉक G, गुलबर्ग ए में नदीम तिक्का तारक कबाड़िया तक का इलाका, गुलबर्ग ब्लॉक B1, ब्लॉक B2 और ब्लॉक B3 मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। PCSIR फेज़ 2 का ब्लॉक B, DHA फेज़ 1, फेज़ 5 के तमाम सेक्टर, अस्करी 10 मुकम्मल तौर पर, केवली ग्राउंड के शराद विलास, गुलस्तान कॉलोनी की गली नंबर 26, 15, 13, 11, 9, 8, 5 यानी 5, 8, 9, 11, 13, 15, 26 और 27 ये गलियां सब सील कर दी गई। इस्लामाबाद सेक्टर G9, 2 और 3 को मज़ीद 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कराची के 3 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। शहरी इंतजामिया के मुताबिक 43 यूनियन कौंसिल में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और इसे कानून नाफज करने वाले इदारों की मदद से सील किया जाएगा। इंतजामिया के मुताबिक ज़िला गरबी में मंगो पीर, बल्दिया टाउन साइट और किमाड़ी समेत 13 यूनियन कौंसिल, ज़िला ईस्ट की 16 यूनियन कौंसिल समेत ज़िला कुरंगी की 14 यूनियन कौंसिल में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। और लाहौर में तो मैंने आपको बता दिया, अब लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो गुज़श्ता 24 घंटों में 136 अफराद कोरोना के 22 चलबस से, जबकि मज़ीद 5,839 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,54,760 हो गई, जबकि हलाकतें 2,975 हो गई। सूबा पंजाब में अब भी सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं, 58,239 केसेस, सिंध में 57,868, खैबर पख्तूनख्वा में 19,160, बलूचिस्तान में 8,443, इस्लामाबाद में 9,242, कश्मीर में 703 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बाद सबसे ज़्यादा मौत भी पंजाब में हुई है। पंजाब में अब तक कोरोना से 1,149 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 886, खैबर पख्तूनख्वा में 731, इस्लामाबाद में 90, गिलगित बल्तिस्तान में 17,
बलूचिस्तान में 89 और ज़ात कश्मीर में 13 अफराद कोरोना वायरस के बायस चल बसे हैं, जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 82,64,399 हो गई है, जबकि हलाकतों की मजमूई तादाद 4,46,135 हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक सबसे ज़्यादा 1,19,132 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मरीजों की मजमूई तादाद 22,08,400 हो चुकी है। ब्राज़ील में कोरोना के मरीजों की तादाद 9,28,834 तक जा पहुँची, जबकि 45,456 अफराद हलाक हो चुके हैं। स्पेन में अब तक 27,136 लोग हलाक हुए, जबकि भारत में कोरोना वायरस से 11,921 हलाकतें हो चुकी हैं। मुतासर मरीजों की तादाद 3,54,000 है। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से अब बीजिंग में पूरे बीजिंग में सॉफ्ट लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है, यानी मुख्तलिफ इलाके सील कर दिए गए। गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान चीन में मज़ीद 100 अफराद के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की रिपोर्ट आई है। इसके बाद शहर की सबसे बड़ी होल सेल मार्केट भी बंद कर दी गई है, जबकि सिलेक्टेड एरियाज़ को भी लॉकडाउन कर दिया गया। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।